तो दो साइंटिस्ट हमारे पास थे। एक रॉबर्ट हुक था जिन्होंने सेल की खोज की थी और जो सेल इन्होंने खोजा था वह डेड था। इसके अलावा दूसरे एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने आगे चल करके लिविंग सेल की खोज की और उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद सेल थ्योरी की बात आती है कि सेल थ्योरी किसने दिया था। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दिए थे, एक सिलिडेन थे और दूसरे श्वान थे। इन दोनों ने अलग अलग जगह पर सेल की थ्योरी दिया था। सिलिडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, स्वान जो थे जूलॉजिस्ट थे। स्वान का मतलब क्या होता है, यदि हम स्वान को इंग्लिश में लेते हैं तो इंग्लिश में इसकी मीनिंग जाती है हंस। और हंस कैसा होता है, एक प्रकार का जंतु है। तो ये किसके साइंटिस्ट हुए, जूलॉजिस्ट के हुए। बचा सिलिडेन, तो सिलिडेन किसके साइंटिस्ट हो गए, बॉटनिस्ट के हो गए। बॉटनी, इन्होंने बॉटनी पर अध्ययन किया था, इनका पूरा रिसर्च बॉटनी पे था। अब सेल थ्योरी इन दोनों लोगों ने दे दिया, लेकिन क्या था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के हिसाब, इनके आधार पर क्या था, जितने भी जीव हैं वो किसके द्वारा बने हैं। तो जो भी जीव बनाए गए हैं उनका बेसिस सेल था। मतलब यदि हम किसी भी जीव की बात करेंगे तो उनका जो बेस आधार था वो सेल था। हम बोल सकते हैं ऑल द ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and their component। अब हम दो शब्द यहाँ आता है कि ये जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो किससे बने थे, या तो सेल से बने थे या सेल के कंपोनेंट से बने थे। सेल का कंपोनेंट क्या होगा, सेल का कंपोनेंट क्या होगा। सेल के कंपोनेंट का मतलब होता है, सेल के कंपोनेंट का मतलब होगा कि सेल या उसके उत्पाद, मतलब सेल यदि सिमिलर वर्क होंगे, उनके डिजाइन सेम होगी, फंक्शनैलिटी सेम होगी, तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो इसी तरीके से यदि हम बात करेंगे तो सेल जो होगा, सेल या उनके जो टिश्यूज हैं उनसे मिलकर के जो भी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्हीं चीजों से बने हैं। सारे के सारे जंतु यदि किसी चीज से बने हैं तो किससे बने हैं, सेल से या उसके प्रोडक्ट से बने हैं। अब सेकंड चीज आती है कि सेल का जो सेल जो खुद है वो कैसे बनता है। ये इन्होंने सिलिडेन और स्वान दोनों ने नहीं बता पाया था। तो एक और साइंटिस्ट आगे चल कर के आए, उनका नाम था रुडोल्फ बिरचोव। रुडोल्फ बिरचोव, इन्होंने जो अगली थ्योरी थी कि सेल कैसे बनता है, इनके आधार पर कोई भी कोशिका पूर्ववर्ती किसी कोशिका से बनती है, नई कोशिका अपने आप नहीं बनती। और यहाँ पर बहुत सारे विवाद भी थे। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जितने भी सेल बने थे वो पहले से बने हुए किसी कोशिका या किसी सेल के द्वारा बनते थे। कोई भी नया सेल अपने आप नहीं बनता है। और इस चीज को लेकर आगे काफी विवाद भी हुआ कि जब कोई सेल अपने आप नहीं बनता तो फिर ये सृष्टि में पहला सेल कहाँ से आया। हम उसको आगे के चैप्टर में देखेंगे कि पहला सेल कैसे आया। इसी चैप्टर में अभी बहुत आगे ऐसा आएगा, हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कैसे आया था। तो इन्होंने जो लैटिन लैंग्वेज में बोला था वो क्या बोला था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। और इस लाइन को बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही याद करना है आपको, क्योंकि ये किसी का स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट को हम एज इट इज याद करते हैं। क्वेश्चंस में आएगा तो यही आएगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। हिंदी में भी नॉर्मली यही पूछेगा, ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ये स्टेटमेंट किसका था, ये स्टेटमेंट था रुडोल्फ बिरचोव का। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले सेल थ्योरी को एडिट किया था। तो इस हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि जो बिरचोव है इन्होंने सेल थ्योरी को आगे बढ़ाया। पहले एक सेल थ्योरी थी, बाद में आगे चल करके दो सेल थ्योरी हो गई। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, किसी भी सेल को सेल कब कहेंगे। सेल के लिए कोई परिभाषा होनी चाहिए। तो सेल को नॉर्मली हम किसी एक परिभाषा में नियंत्रित नहीं कर सकते। हम एक शब्द में ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सेल होगा। तो सेल सेल कब कहलाएगा, उसके लिए कुछ थ्योरीज हम देखते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसके लिए, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए या एक और क्या होगा, आरएनए।
ये जेनेटिक मटेरियल होता है, हमारे अंदर जो भी वंशानुगत लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के काम यही करते हैं। तो क्या यदि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए या आरएनए है तो हम उसे सेल बोल सकते हैं? नहीं, हम उसे सेल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं सेल? क्योंकि देखो वायरस के अंदर भी क्या होगा, वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए होता है, तो हम उसे सेल नहीं बोलते हैं। कब तक नहीं बोलेंगे? उसके अंदर और भी कुछ चीजें होती है, जैसे साइटोसोल, उसमें साइटोसोल होना चाहिए। साइटोसोल क्या हो, किसी भी कोशिका के अंदर दो प्रकार की चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज क्या होगी, ये पूरी कोशिका हो गई आपकी, हम मान लेते हैं ये कोशिका है, तो कोशिका के अंदर दो चीजें होंगी। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? जेली लाइक। सपोज ऐसा कुछ होगा जो इसके अंदर भरा होगा। दूसरी चीज क्या होगी, एक हम जेली लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं शेप फिल करके, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर हो गया। और इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिल होंगे, कुछ कोशिकांग होंगे छोटे छोटे। ये कोशिकांग को यदि हम हटा दें तो क्या बचेगा? आप ऐसा समझ लीजिए ये एक रसगुल्ले का डिब्बा है, और ये जो इसमें लाइट कलर में है ये सारे का सारा क्या है, इसकी चाशनी है। ये इसकी चाशनी है, और दूसरे ये जो गोल गोल दिख रहे हैं ये रसगुल्ले हैं। तो इस डिब्बे के अंदर क्या चीजें हो गई? दो चीजें आ गई सामान्य रूप से, एक चाशनी आ गया, दूसरा रसगुल्ला आ गया। अब हम इसमें से पूरे रसगुल्ले को निकाल लेते हैं। अब यदि रसगुल्ले को निकाल लिए तो क्या बचेगी? सिर्फ चाशनी। तो ये जो चाशनी है ये कहलाता है साइटोसोल। तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? साइटोसोल। वायरस में ये साइटोसोल अनुपस्थित होता है, उसमें सिर्फ या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, साइटोसोल नहीं होगा। और यदि हम इस चाशनी को और रसगुल्ले को दोनों को मिला दें तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है साइटोप्लाज्म। पहली चीज चाशनी, चाशनी को हम साइटोसोल बोलेंगे, और ये जो रसगुल्ले जैसे हैं ये कहलाते हैं सेल ऑर्गेनिल। सेल ऑर्गेनिल क्या होता है? तो जो सेल के अंदर जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो सेल ऑर्गेनिल कहलाते हैं। अब जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, आंख होती है, कान होते हैं, लीवर होता है, किडनी होती है, ये सब क्या कहलाते हैं? ऑर्गन कहलाते हैं। तो जो पहले आया जो थोड़ा सा बड़ा साइज में था वो ऑर्गन हो गया। ऐसे हमारी कोशिकाओं के अंदर भी उसके ऑर्गन्स होते हैं, तो हम उसको ऑर्गन इसलिए नहीं बोलते क्योंकि एक ही शरीर में दो दो ऑर्गन हो जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई। अब ये दो प्रकार के यदि ऑर्गेनिल हो जाएंगे तो हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है? तो इसको डिफाइन करने में थोड़ा सा समस्या ना हो इसके लिए जो सेल के अंदर जो उसके अंग पाए जाते हैं, जो उसके बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, उसे सेल ऑर्गेनिल कह दिया जाता है। इसके बाद तीसरी चीज आती है प्रोटेक्टिव बैरियर। प्रोटेक्टिव बैरियर, प्रोटेक्टिव बैरियर क्या होगा? यदि एक कमरा है, देखिए जो सेल ऑर्गेनिल है उस सेल ऑर्गेनिल के अंदर क्या होगा? पानी होगा। हम यदि दो सेल ऑर्गेनिल लेंगे और ये पूरे किसके अंदर है? किसी एक ऑर्गन के अंदर है, ये पूरा एक ले लिया हमने, तो इसके अंदर जो कुछ भी होगा वो क्या होगा? वो कहलाता है बेटा पानी। अब क्या होगा? एक का पानी दूसरे में मिक्स ना हो जाए, एक का पानी दूसरे पानी में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो अलग होगा और इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो अलग होगा, तो ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। तो इसके लिए इसमें एक प्रोटेक्टिव बैरियर होता है। ये जो ब्लैक कलर की लाइन हम यहाँ देख रहे हैं, ये वाली, ये प्रोटेक्टिव बैरियर कहलाएगी। इसका काम क्या होता है? इन दोनों पानी को एक दूसरे से मिक्स नहीं होने देना। यदि यहाँ पर कोई वाटर है, यदि ये इसके अंदर आ जाए या इसके अंदर आ जाए तो फिर सेल ऑर्गेनिल कैसे कहलाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर चला गया, क्लोरोप्लास्ट का गोल्गी बॉडी के अंदर चला गया, तो ऐसे में काम नहीं होता है। इसके लिए हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? प्रोटेक्टिव बैरियर रहता है इसके सारे के अंदर। सपोज ये किसी एक स्कूल के बच्चे हैं और ये दूसरे स्कूल का बच्चा है, तो ये अपने स्कूल में जाएगा और ये अपने स्कूल में जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये वाला बच्चा इस स्कूल में चला जाए या ये वाला बच्चा इस स्कूल में चला जाए। तो ये जो इस स्कूल के बच्चे को यहाँ से जाने से रोकता है, एक दूसरे क्लास में नहीं जाने देता, ये कहलाता है प्रोटेक्टिव बैरियर।
ये पहचानता है कि किस लिक्विड को अपने अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है। तो ये 3 चीज़ें किसी भी सेल के अंदर होना ज़रूरी है, तभी कोई सेल सेल कहलाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेल कितने टाइप्स के होते हैं। आज के लिए इतना। थैंक यू।